आज के इस सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा विषय है, जो हमारा अध्याय है वो 14वां है, यात्रा की प्यास। यह एक यात्रा विवरण है जिसके लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे और वो एक महान स्वतंत्रता सेनानी भी थे। परंतु राजनीतिक जो उनके योगदान रहे हैं देश के लिए, उसके अलावा उनके साहित्यिक योगदान भी बहुत रहे हैं। उन्हें लिखने और पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक़ था, साथ ही साथ उन्हें घूमने का भी बहुत शौक़ था। तो एक यात्रा पे वो गए और उस यात्रा के बारे में उन्होंने लिखा, जिसे कि आज हम यहाँ यात्रा विवरण, यात्रा की प्यास के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं, जो कि पाठ कुछ इस प्रकार है। मेरी शादी 1916 ईस्वी में हुई थी। उस साल गर्मी में हमने कुछ महीने कश्मीर में बिताए। मैंने अपने परिवार को श्रीनगर की घाटी में छोड़ दिया और अपने एक चचेरे भाई के साथ कई हफ्तों तक पहाड़ों में घूमता रहा तथा लद्दाख रोड तक बढ़ता चला गया। यानी कि जो लेखक हैं, यानी जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे, वो 1916 में जब हमारा देश अंग्रेज़ों के अधीन ही था, जब इनका विवाह हुआ तो ये लोग घूमने कश्मीर गए। कश्मीर में जो घाटी है वहाँ पर इन्होंने अपने परिवार को छोड़ दिया और अपने एक चचेरे भाई के संग पहाड़ों में घूमने चले गए और रास्ते से होते हुए लगभग लद्दाख से होते हुए लगभग तिब्बत तक पहुँच गए। उन संकीर्ण और निर्जन घाटियों में जो तिब्बत के पठार की तरफ ले जाती है, घूमने का यह मेरा पहला अनुभव था। यानी कि जो रास्ता लद्दाख से होकर के तिब्बत की ओर जाता है, उन घाटियों में वो पहली बार घूमने गए थे। वो घाटियाँ बहुत ही निर्जन और संकीर्ण थी, यानी बहुत पतली थी, बहुत खड़े पहाड़ थे, रास्ते नहीं बने हुए थे उस समय वहाँ। जोजिला की चोटी से हमने देखा कि एक तरफ नीचे की ओर पहाड़ों की घनी हरियाली थी और दूसरी तरफ खाली खड़ी चट्टानें। यानी कि एक चोटी पे पहुँचे जिसे हम जोजिला के नाम से जानते हैं। तो वहाँ पे पहुँच के इन्होंने देखा कि एक तरफ तो सिर्फ ऊंची ऊंची पहाड़ें हैं और घनी हरियाली है, और दूसरी तरफ खड़ी चट्टानें हैं, यानी जिस पे चढ़ाई नहीं किया जा सकता, और बिल्कुल खड़े पहाड़। हम उस दर्रे के संकरे मार्ग से ऊपर चढ़ते चले गए, जिसके दोनों ओर पहाड़ हैं। आगे बर्फ़ से ढकी चोटियाँ चमक रही थीं। यानी कि पहाड़ों के बीच में जो खाली जगह होती है, जिसे हम लोग दर्रा के नाम से जानते हैं, तो उन दर्रों से होते हुए ये लोग ऊपर की ओर चढ़ते जा रहे थे। हालांकि आगे जो चोटियाँ थीं वो बिल्कुल बर्फ़ से ढकी हुई थीं और चमक रही थीं। उनमें से छोटी छोटी हिम नदियाँ नीचे की ओर रेंग रही थीं। यानी हिम नदियाँ यानी वैसी नदी जो कि हिमालय पर्वत से निकलती है या फिर बर्फ़ से पिघल करके बनती है। तो वहाँ पे छोटी छोटी नदियाँ बह रही थी बर्फ़ से पिघल के, और ये उनके बीच से निकल रहे थे। हवा ठंडी थी, लेकिन दिन में धूप अच्छी पड़ती थी और हवा इतनी साफ़ थी कि अक्सर हमें चीज़ों की दूरी के बारे में भ्रम हो जाता था। यानी हवा बहुत ठंडी बह रही थी, वहाँ पे ठंड लग रही थी इन्हें, परंतु दिन था और दिन में बहुत तेज़ धूप भी खिली हुई थी। तो धूप भी था और ठंड भी थी। हालांकि इतनी अच्छी रोशनी और इतना साफ़ हवा चल रहा था वहाँ पे कि इन्होंने चीज़ों को दूरी को देख करके ना भ्रम हो जाता था। यानी कि इन्हें लगता था कि ये पहाड़ तो काफ़ी करीब है, पर चलते चलते वो पहाड़ बहुत दूर होता था। वे दरअसल जितनी दूर होती थी, हम उन्हें उससे बहुत कम दूर समझते थे। धीरे धीरे सूनापन बढ़ता गया। पेड़ों और वनस्पतियों तक ने हमारा साथ छोड़ दिया। सिर्फ नंगी चट्टानें, हिम और कभी कभी कुछ सुंदर फूल रह गए। यानी वो दूरी की बात थी कि चीज़ें दूर होती थी पर नज़दीक लगती थी। फिर आगे बढ़ते बढ़ते जब वो और आगे बढ़े तो सूनापन बढ़ता गया, यानी चहल पहल ख़त्म हो गई। जो पेड़ पौधे थे वो भी अब दिखने बंद हो गए। तो केवल अब क्या थी? नंगी चट्टानें, यानी कि केवल चट्टानें थी, बड़ी बड़ी पहाड़ें थीं और कभी कभी कहीं कहीं छोटे छोटे फूल दिख रहे थे। फिर भी प्रकृति ने इन सुनसान स्थानों में मुझे अजीब संतोष मिला। मेरे उत्साह और उमंग का ठिकाना न रहा, क्योंकि जगह तो बहुत सुनसान था, लोग नहीं थे वहाँ, जानवर नहीं थे, जंगल नहीं था, वनस्पति नहीं था, पर फिर भी वहाँ पर एक अजीब तरीके का संतोष प्राप्त हो रहा था। यानी बहुत ही आरामदायक था वो, बहुत से उत्साहित थे ये लोग और बहुत ज़्यादा उमंग भरा था इनके अंदर उस नए जगह को देख करके। इस यात्रा के दौरान मुझे एक बड़ा रूह कँपा देने वाला अनुभव हुआ। जोजिला के आगे सफ़र करते हुए एक जगह पर, जो मेरे ख्याल में मातायन कहलाती है, हमसे कहा गया कि अमरनाथ की गुफ़ा यहाँ से कुछ ही दूर है। यानी इससे जब आगे बढ़े तो इनके साथ कुछ ऐसी घटना हुई जिससे इनका रूह कांप गया। रूह कांपना मतलब बहुत ज़्यादा डर लगना, यानी आत्मा तक हिल जाना। तो कुछ ऐसी घटना घटी इनके साथ जिससे कि इनका रूह कांप गया। तो बताते हैं कि जब ये जोजिला से आगे बढ़ रहे थे तो कुछ दूर जाने के बाद एक जगह आई जिसका नाम मातायन था। वहाँ पर लोगों ने कहा कि अमरनाथ की जो गुफ़ा है वो यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, तो आप शिव जी के दर्शन कर सकते हैं वहाँ जाके।
यह ठीक था कि बीच में बुरी तरह हिम से ढका हुआ और एक बड़ा पहाड़ था जिसे पार करना था, लेकिन उससे क्या, यानी कि अमरनाथ तक पहुंचने के लिए, अमरनाथ तक की गुफा पे पहुंचने के लिए बीच में एक बहुत बड़ा पहाड़ आता था और वो पहाड़ पूरी तरह से बर्फ़ से ढका हुआ था। ये कठिनाई थी, लेकिन इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इन्होंने सोचा कि क्या फ़र्क पड़ता है, चलेंगे। जोश खूब था और तजुर्बा नदारद, यानी इनके अंदर उत्साह बहुत ज़्यादा था कि हाँ पार कर लेंगे ना, लेकिन साथ ही साथ तजुर्बा बिल्कुल नहीं था। तजुर्बा यानी एक्सपीरियंस, कभी पहाड़ पे नहीं चढ़े थे, उस इलाके में पहली बार गए थे। हमने तय किया कि हम गुफा तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, हालांकि दोनों ने तय कर लिया कि अब हम लोग गुफा में घूम कर ही आएंगे। अतः हमने अपने तंबू, जो लगभग 4000 मीटर की ऊंचाई पर थे, छोड़ दिए और एक छोटे से दल के साथ पहाड़ पर चढ़ने लगे। रास्ता दिखाने के लिए हमारे साथ वहाँ एक गडेरिया था, यानी इनको एक छोटा दल मिला था। दल मतलब कि कोई छोटा समूह था जो लोगों का, जो वहाँ पे घूमने गया हुआ था, तो ये लोग भी उसके साथ हो लिए और इन्होंने अपने तंबू वंबू छोड़ दिए जो कि 4000 मीटर की ऊंचाई पे थे, और ये वहाँ से और ऊपर चढ़ने लगे। हालांकि रास्ता दिखाने के लिए एक लोकल गरेड़िया भी इनके साथ था। गरेड़िया यानी भेड़ चलाने वाला व्यक्ति। हम लोगों ने रस्सियों के सहारे कई बर्फीली नदियों को पार किया। हमारी मुश्किलें बढ़ती गईं तथा सांस लेने में भी कठिनाई महसूस होने लगी। जैसा कि बताया गया था कि उधर हिम नदियाँ बह रही थीं, तो इन्होंने रस्सियों के सहारे कई हिम नदियाँ पार की। हालांकि कठिनाई बढ़ते जा रही थी और आगे बढ़ते बढ़ते सांस लेने में भी तकलीफ होने लगी थी। हमारा सामान उठाने वाले बुरी तरह हाँफने लगे। इधर बर्फ़ पड़ने लगी और बर्फीली नदियाँ भयानक रूप में रपटीली हो गई, यानी कि इनके साथ जो सामान उठाने वाले लोग थे वो बुरी तरह हाँफने लगे, वो भी थक गए थे। और जो नदियाँ थी वो उफान पे आ गई क्योंकि वहाँ पे बर्फ़ पड़ने लगी। हम लोग बुरी तरह थक गए। एक एक कदम आगे बढ़ाने के लिए खास कोशिश करनी पड़ रही थी, लेकिन फिर भी हम यह मूर्खता करते ही गए। यानी कि बर्फ़ पड़ गया है, थकान हो चुकी है, बहुत ठंड है, सांस भी रुक रही है, सांस भी नहीं ले पा रहे हैं, फिर भी ये लोग रुकने का नाम नहीं लिया इन्होंने। ये आगे बढ़ते गए, धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे थे। हमने अपना खेमा सुबह 4 बजे छोड़ा था और कई घंटे तक लगातार चढ़ते रहने के बाद एक सुविशाल हिम सरोवर देखने का इनाम हमें मिला। यानी सुबह के 4 बजे ये लोग निकल गए थे अपने तंबू से और कई घंटे तक चलते रहने के बाद फाइनली इनको क्या मिला, एक हिम सरोवर मिला। हिम सरोवर यानी जहाँ से नदी निकलती है, जैसे गंगा नदी है, यमुना नदी है, ब्रह्मपुत्र है, ये सभी हिम सरोवर से निकली हुई नदियाँ हैं। तो बहुत ही सुंदर हिम सरोवर और बहुत ही बड़ा हिम सरोवर इनको देखने को मिला। यह दृश्य बहुत ही सुंदर था। इसके चारों ओर बर्फ़ और घने कोहरे ने शीघ्र ही उस दृश्य को हमारी आंखों से ओझल कर दिया। लेकिन वहाँ पे धीरे धीरे बादल आ गए, घना कोहरा आ गया और जो दृश्य बहुत सुंदर दिख रहा था वो बिल्कुल दिखना ही बंद हो गया। पता नहीं हम कितनी ऊंचाई पर थे। मेरा ख्याल है कि हम लोग कोई 5500 फीट की ऊंचाई पर रहे होंगे, क्योंकि अमरनाथ की गुफा से बहुत ऊंचाई पर थे। यानी कि इनको अंदाज़ा नहीं है कि कितनी ऊंचाई पे थे, लेकिन अंदाज़ा लगाते हैं कि लगभग 5500 फीट रहे होंगे, क्योंकि जहाँ तंबू छोड़ा था वही 4000 फीट पे था और अमरनाथ से भी ऊंचाई पे थे ये लोग। अब हमें इस हिम सरोवर को, जो संभवतः 1 किलोमीटर लंबा होगा, पार करके दूसरी तरफ नीचे गुफा तक जाना था। यानी कि ये लोग ऊंचे वाले पहाड़ पे पहुंच गए थे और वो हिम सरोवर को क्रॉस करके फिर नीचे वाले पहाड़ पे, जहाँ पे कि अमरनाथ का गुफा था, वहाँ तक इनको पहुँचना था। हम लोगों ने सोचा कि चढ़ाई ख़त्म होने से हमारी मुश्किलें भी ख़त्म हो गई होंगी, इसलिए बहुत थके होने पर भी हमने यात्रा की यह मंजिल भी तय करना शुरू किया। यानी कि अब चढ़ाई ख़त्म हो गई थी, अब ये लोग उतरना शुरू कर रहे थे। पहाड़ के ऊपर पहुंच गए थे, अब वहाँ से नीचे वाले पहाड़ पे जाना था। तो इनको लगा कि अब चढ़ना तो है नहीं, तो जो हमारी कठिनाइयाँ हैं वो कम हो जाएंगी, अब हम लोग आराम से उतर पाएंगे। इसलिए थके होने के बावजूद ये लोग मंजिल की ओर बढ़ते गए। इसमें बड़ा धोखा था, क्योंकि वहाँ दरारें बहुत सी थीं और ताज़ी गिरने वाली बर्फ़ खतरनाक दरारों को ढक देती थी। इस नई बर्फ़ ने ही मेरा करीब करीब खात्मा कर दिया होता। यानी कि ये इनका भ्रम था, ये इनको गलतफहमी हो गया कि अब यहाँ से आराम से जा पाएंगे, क्योंकि जब उतरने के लिए गए तो वहाँ पे दरारें बहुत ज़्यादा थी, यानी पत्थर टूटे हुए थे और बीच में खाई। लेकिन वो दरारें जो थीं वो बर्फ़ से ढकी हुई थी, अभी अभी बर्फ़ गिरा था तो नए बर्फ़ से ढकी हुई थी और दिख नहीं रहा था। लेकिन जैसे ही उस पर पाँव रखो वो बर्फ़ के साथ इंसान नीचे चला जाता और इनका जो है लगभग जान चला जाता उस दिन, क्योंकि मैंने ज्यों ही उसके ऊपर पैर रखा वह धंस गई और मैं धम से नीचे एक विशाल दरार में, जो मुंह खोले हुए थी, जा गिरा। यानी जो दरार थी ऐसा लग रहा था मुंह खोल के खड़ी है इनको खाने के लिए, उसके ऊपर बर्फ़ था। इनको समझ नहीं आया, इन्होंने पाँव रखा और वो नीचे गिर गए।
यह दरार बहुत बड़ी थी और कोई भी चीज़ इसमें बिल्कुल नीचे पहुंचकर हजारों वर्षों बाद तक भूभर्ग शास्त्रियों की खोज के लिए सुरक्षित रह सकते थे। यानी ये इतनी गहरी थी कि जो इसमें गिरा एक बार, उसका जो है जीवन मुश्किल, उसका बचना मुश्किल हो जाता, वो मर ही जाता। लेकिन मेरे हाथ से रस्सी नहीं छूटी और मैंने दरार की बाजू को पकड़े रखा और ऊपर खींच लिया गया। लेकिन जैसा इन्होंने बताया, लोग रस्सी के सहारे चल रहे थे, तो गिरते वक्त भी इन्होंने रस्सी नहीं छोड़ी, रस्सी को पकड़े रखा, इसलिए बिल्कुल नीचे नहीं गिरे, वहीं कहीं किनारे फंसे और उसके बाद ऊपर इनके जो साथ के लोग थे उन्होंने खींच लिया। इस घटना से हम लोगों के तो होश ढीले हो गए थे। फिर भी हम लोग आगे चलते ही गए। दरारों की तादाद और इनकी चौड़ाई आगे जाकर और भी बढ़ गई। इनमें से कुछ को पार करने के साधन भी हमारे पास नहीं थे, इसलिए अंत में हम लोग थके मांदे हताश होकर लौट आए और इस प्रकार अमरनाथ की गुफा अनदेखी ही रह गई। यानी कि जब ये लोग आगे बढ़ते हैं, उस घटना के बाद जहाँ पे गिरे थे पंडित जी, वहाँ के बाद सब डर जाते हैं, परंतु फिर भी ये आगे कंटिन्यू करते हैं लोग जर्नी। ये लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए जो दरारें हैं वो और बड़ी होती जाती हैं और कठिनाइयाँ बढ़ती जाती हैं और अंत में कुछ ऐसी दरारें मिलती हैं जिनको पार करने के लिए इनके पास सामान नहीं था, क्योंकि ये लोग प्लान करके नहीं गए थे, सामान ये लोग लेके नहीं गए थे, ये लोग बस ऐसे ही निकल गए थे। तो चूंकि सामान नहीं था तो ये लोग पार नहीं कर पाए और फिर वहाँ से उदास होकर के इनको लौटना पड़ा और अमरनाथ की यात्रा ये नहीं कर पाए, अमरनाथ की गुफा नहीं देख पाए। कश्मीर के पहाड़ों तथा ऊंचे ऊंचे दर्रों ने मुझे ऐसा मुग्ध कर दिया कि मैं एक बार फिर वहाँ जाने का संकल्प किया। मैंने कई योजनाएं सोची और कई यात्राओं के मंसूबे बांधे और उनमें से एक के तो ख्याल से ही मेरे खुशी का ठिकाना न रहा। यानी कि कश्मीर के पहाड़ और ऊंचे ऊंचे दर्रों से इतने ये मंत्रमुग्ध हो गए, इतने इम्प्रेस हो गए कि इन्होंने ठान लिया कि दोबारा जाएंगे वहाँ पे घूमने। हालांकि कई बार प्लान ज़रूर बना पर जा नहीं पाए, और एक प्लान से ही इनका एक बार तो ऐसा प्लान बना कि इनका बहुत ज़्यादा खुशी हुआ, इनको खुशी का बिल्कुल ठिकाना न रहा। वह थी तिब्बत की अलौकिक झील मानसरोवर और उसके पास का हिमाच्छादित कैलाश। यानी कि मानसरोवर और कैलाश के दर्शन करने के लिए उस जगह पे घूमने का इनका प्लान बना और उस प्लान से ये काफ़ी खुश हुए। इस बीच जीवन बीतता रहा। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि मैं इतना बूढ़ा हो जाऊँगा कि कैलाश और मानसरोवर जा ही न सकूँगा। यद्यपि यात्रा का अंत न भी दिखाई दे तो भी यात्रा करने में हमेशा आनंद ही आता है। तो कहते हैं कि हालांकि कोई भी प्लान सक्सेसफुल नहीं हो पाया और जिस वक्त वो लिख रहे थे उस वक्त ऐसा सोच रहे थे कि अब तो मैं इतना बूढ़ा हो जाऊँगा कि उतनी ऊंचाई पर चढ़ ही नहीं पाऊँगा। लेकिन कहते हैं कि यात्रा हो या ना हो, मंजिल मिले या ना मिले, जो सफ़र होता है वो बहुत अच्छा होता है और वो हमें बहुत ज़्यादा एंजॉय करना चाहिए, उसे बहुत कुछ सीखना भी चाहिए। तो इस प्रकार हमारा जो पाठ है वो यहाँ समाप्त होता है। अब हम लोग प्रश्न अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न अभ्यास में हमारा पहला जो प्रश्न है वो मौखिक होगा। मौखिक का पहला प्रश्न है, 1916 ईस्वी में कुछ महीने लेखक ने कहाँ बिताए थे? तो क का जवाब होगा 1916 ईस्वी में लेखक ने कुछ महीने कश्मीर में बिताए थे। ख प्रश्न पूछ रहा, लेखक को चीज़ों की दूरी के बारे में भ्रम क्यों हो जाता था? तो जैसा लिखा हुआ है कि हवा इतनी साफ थी, ख उत्तर होगा, वहाँ हवा इतनी साफ थी तथा दिन में धूप अच्छे पड़ते थे। इसलिए उसके बाद हम जो प्रश्न का है वो लिख देंगे, इसलिए लेखक को चीज़ों की दूरी के बारे में भ्रम हो जाता था। इसलिए लेखक को चीज़ों की दूरी के बारे में भ्रम हो जाता था।
अब बढ़ते हैं ग प्रश्न की ओर। ग पूछता है लेखक को सांस लेने में कठिनाई कब महसूस होने लगी। तो जब वो मानसरोवर की ओर बढ़ रहे थे तब उनको कठिनाई महसूस होने लगी। मानसरोवर, माफ करना, वो मानसरोवर नहीं जा रहे थे, कहाँ जा रहे थे? अमरनाथ की गुफा। अमरनाथ की गुफा की ओर बढ़ते हुए जब इन्होंने नदियों को पार किया उसके बाद सांस लेने में कठिनाई होने लगी। घ प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। घ प्रश्न पूछ रहा लेखक जिस दरार में गिर पड़े वो कैसी थी। तो एक बहुत बड़ी दरार थी और ऐसा लग रहा था कि वो बिल्कुल मुंह खोले खड़ी है। वह एक विशाल दरार थी जो मुंह खोले खड़ी थी। अंगा प्रश्न पूछ रहा है आप कैसे कह सकते हैं कि लेखक को यात्रा करने का बहुत शौक था। लेखक रास्तों में आने वाली कठिनाइयों या मंजिल की प्राप्ति न होने की स्थिति में भी यात्रा को जारी रखना चाहते थे। इससे प्रतीत होता है कि उन्हें यात्रा पसंद था, कि उन्हें यात्रा का शौक था। तो ये हमारा जो है मौखिक प्रश्न वो यहाँ समाप्त होता है। अब हम बढ़ते हैं लिखित प्रश्न की ओर। तो लिखित प्रश्न का जो पहला प्रश्न है वो पूछ रहे हैं कि जोजिला के पहाड़ से लेखक को क्या दिखा। जोजिला के पहाड़ पे जब पहुंचे लेखक लिखित का क का जवाब होगा जोजिला की चोटी से लेखक ने देखा कि एक तरफ नीचे की ओर
पहाड़ों की घनी हरियाली थी, पहाड़ों की घनी हरियाली थी तथा दूसरी ओर दूसरी तरफ खाली खड़ी चट्टानें। ये उनको जोजिला की चोटी से दिखता है कि एक तरफ जो पहाड़ों पे घनी हरियाली है और दूसरी तरफ केवल खड़ी खड़ी चट्टानें हैं। उसके बाद हमारा जो दूसरा प्रश्न है, जो ख प्रश्न है, वो पूछ रहा है कि लेखक ने प्रकृति के किन सुनसान स्थानों का उल्लेख किया है। तो जोजिला से आगे बढ़ते हुए जोजिला से आगे बढ़ते हुए कुछ समय के बाद सूनापन बढ़ गया। पेड़ और वनस्पतियां खत्म हो गई। पेड़ और वनस्पतियां खत्म हो गए और तथा सिर्फ नंगी चट्टानें सिर्फ नंगी चट्टानें, हिम और कुछ सुंदर फूल रह गए। ये हो गया हमारा ख के पहले भाग का जवाब कि लेखक ने प्रकृति के किन सुनसान स्थलों का उल्लेख किया है। अब उसके बाद अगला भाग है, यहाँ लेखक को किस प्रकार का अनुभव प्राप्त हुआ। लेखक को यहाँ अजीब सा संतोष मिला, अजीब सा संतोष मिला तथा उनके उत्साह और उमंग का ठिकाना नहीं रहा। अब बढ़ते हैं हम घ प्रश्न की ओर। घ प्रश्न पूछ रहा, लेखक ने जिस सुविशाल हिम सरोवर को देखा उसका वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो ये आपको अपने शब्दों में करना है। तो हिम सरोवर को जब उन्होंने देखा था तो उन्हें ऐसा लगा कि उनको एक इनाम मिला है। इतनी देर से जो वो लगातार चढ़ाई कर रहे हैं या पहाड़ों में घूम रहे हैं, तो इतनी मेहनत का, इतनी कठिनाइयों का उनको फाइनली एक इनाम मिला। इतना सुंदर था वो हिम सरोवर। तो कुछ इन शब्दों में आप इसे अपने हिसाब से लिख सकते हैं। इसके बाद हमारा है, लेखक एक दरार में कैसे गिर पड़े, वो वहाँ से कैसे बच के निकले। तो लेखक दरार में कैसे गिरे थे, बर्फ़ होने की वजह से उनको दिखाई नहीं दिया था। तो अब हम लोग लिखते हैं कि दरारों को
ताजी पड़ी बर्फ ने ढक रखा था। जो लेखक को समझ नहीं आया और उन्होंने उस पर पाँव रख दिया तथा अंदर गिर गए। तो जो दरारें थी वो बर्फ़ से ढकी हुई थी, पता नहीं चल रहा था कहाँ दरार है और कहाँ रास्ता है, और इसी भ्रम में वो जो है गिर जाते हैं। ये हो गया हमारा घ का पहला भाग। दूसरा भाग पूछ रहा है वो वहाँ से कैसे बच के निकले। तो उन्होंने जो है रस्सी पकड़ रखी थी। उन्होंने रस्सी नहीं छोड़ी थी तथा दरार के बाजू को भी पकड़ लिया था। उसके बाद उसी रस्सी की मदद से उन्हें ऊपर खींचा गया। इस प्रकार वे बचे, वरना वो यात्रा उनके जीवन का आखिरी यात्रा भी हो सकता था। अब है अमरनाथ की गुफा अनदेखी क्यों रह गई। तो जब वो अंत में पहुंचते हैं दरारों को पार करते हुए, तो कुछ दरारें इतनी बड़ी थी जिनको कि पार करने का सामान इनके पास नहीं था, इसलिए इन्हें हताश होकर के वहाँ से लौटना पड़ा और इसी कारण वे अमरनाथ गुफा के दर्शन नहीं कर पाए। अमरनाथ गुफा अनदेखी रह गई क्योंकि अंत के कुछ अत्यंत बड़े दरारों को पार करने का सामान इनके पास नहीं था। अब जो हमारा इसका अंतिम भाग है, अंतिम प्रश्न जो कि है च, लेखक ने कश्मीर पुनः जाने का संकल्प क्यों किया, इसमें उनकी किस इच्छा का पता चलता है। कश्मीर के पहाड़ों ने कश्मीर के पहाड़ों तथा ऊंचे ऊंचे दर्रों ने लेखक को मंत्रमुग्ध कर दिया। लेखक को मुग्ध कर दिया, इसलिए उन्होंने संकल्प लिया। इसलिए
उन्होंने वहाँ पुनः जाने का संकल्प लिया। इसका दूसरा भाग पूछता है इसमें उनकी किस इच्छा का पता चलता है। तो इससे क्या पता चलता है कि उन्हें यात्रा करना बहुत पसंद था। इससे पता चलता है कि उन्हें यात्रा का शौक था। तो ये हमारा प्रथम जो प्रश्न है वो समाप्त होता है। अब हम बढ़ते हैं दूसरे प्रश्नों की ओर। दूसरा प्रश्न ये कहता है कि नीचे लिखे कथनों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। जोश खूब था और तजुर्बा नदारद, यानी कि उत्साह बहुत था, एनर्जी बहुत थी, पर तजुर्बा नहीं था, यानी कि एक्सपीरियंस नहीं था, क्योंकि वहाँ पहले गए नहीं थे, उस जगह पे के बारे में इनको ज्ञान नहीं था। दूसरी पंक्ति है जो ख है, यद्यपि यात्रा का अंत न भी दिखाई दे तो भी यात्रा करने में हमेशा आनंद ही आता है। इस पंक्ति के माध्यम से लेखक ये कहना चाहते हैं कि जो यात्रा करने का सफ़र है उस सफ़र का एक अलग आनंद है। हम मंजिल तक पहुँचे ना पहुँचे वो सेकेंडरी बात है, परंतु सबसे पहले हम यात्रा को एंजॉय करते हैं, यात्रा के मज़े लेते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न है अब, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 पहला है, लेखक की शादी कब हुई थी? तो सन 1916 में हुई थी। दिन में धूप और हवा साफ़ होने से चीज़ें कैसी दिखती थीं? वास्तविक दूरी से निकट दिखती थीं। मातायन में लेखक को किस स्थान के बारे में बताया गया कि वह यहाँ से कुछ ही दूरी पर है? अमरनाथ की गुफा। चारों ओर बर्फ़ से ढकी पर्वत चोटियाँ कैसी प्रतीत होती थीं? वो देवताओं के मुकुट जैसी प्रतीत होती थी। लेखक यात्रा के दौरान लगभग कितनी ऊंचाई तक पहुंच गए थे? तो अंदाजन वो लगभग 5,500 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच गए थे। इसके बाद चौथा प्रश्न है कि कश्मीर के पहाड़ों, हिमाच्छादित शिखरों और सुंदर प्रकृति दृश्यों ने लेखक को इतना मुग्ध कर दिया था कि उन्होंने वहां पुनः जाने का निश्चय किया। आपको कौन से दृश्य मुग्ध कर देते हैं? यानी कि अगर आप कहीं घूमने गए तो कोई जगह इतनी पसंद आई कि आप दोबारा घूमने चाहते हैं, आप उसके बारे में एक संक्षेप में छोटा सा पैराग्राफ लिखें, यहाँ पर आलेख लिखें। अब हम बढ़ते हैं व्याकरण की ओर। तो प्रश्न अभ्यास करने के बाद अब हम लोग व्याकरण के प्रश्नों को देखेंगे, जिसमें सबसे पहले हमारा समानार्थी शब्द। तो समानार्थी शब्द किसे कहते हैं? वैसे शब्द जिनके कि समान अर्थ हो, शब्द अलग अलग हों परंतु जो अर्थ है वो समान निकले, उसे हम समानार्थी शब्द के नाम से जानते हैं। बाकी व्याकरण से रिलेटेड अगर डिटेल में जानना हो तो आप इस चैनल के एजुकेशन कैंपस चैनल के जो प्लेलिस्ट हिंदी व्याकरण है उसमें जा कर के देख सकते हैं। तो अब हम लोग व्याकरण पोर्शन की ओर बढ़ते हैं। पहला है हमारा समानार्थी शब्द। पहले के क का जवाब होगा, पूछ रहा है दुर्गम का। दुर्गम का समानार्थी शब्द है कठिन। ख है कोशिश, कोशिश का हो जाएगा प्रयास। ग है विशाल, विशाल का हो जाएगा बड़ा, विशाल पर्वत बड़ा पर्वत। घ है पहाड़, पहाड़ का हो जाएगा पर्वत। अंग है परिजन, परिजन का हो जाएगा रिश्तेदार। इसके बाद च है हमारा होश। तो होश में हम लोग लिख सकते हैं, होश का दूसरा शब्द हो सकता है चेतना, चेतना फिर अथवा अक्ल। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित वाक्यों में समुच्चय बोधक शब्दों को रेखांकित कीजिए। यानी कि समुच्चय बोधक शब्द किसे कहते हैं? जो दो वाक्यों को जोड़ता है। एक बार फिर से अगर आपको डिटेल में इसके बारे में जानना हो तो आप व्याकरण की प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं। तो दूसरे का जो क है उसमें तथा का इस्तेमाल हुआ है, ये एक समुच्चय बोधक शब्द है। ख में क्योंकि का इस्तेमाल हुआ है और ग में इस्तेमाल हुआ है फिर भी।
तो इन शब्दों का इस्तेमाल करके दो अलग अलग वाक्यों को जोड़ा गया है। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखिए। होश ठिकाने आ जाना यानी कि अक्ल आ जाना, बहुत ज़्यादा डर लग जाना, मंसूबे बांधना, प्लानिंग करना, कुछ फ्यूचर प्लानिंग, आँखों से ओझल होना यानी गायब हो जाना, आँखों से दिखना बंद हो जाना। तो इस प्रकार हमारा जो आज का अध्याय है वो यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।